हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल एसएस हिंदी कहानियाँ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का आनंद लेने के लिए कहानी को लास्ट तक देखें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ छोड़े मुझे 20 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायेपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति आत्मिक था, सब ठीक चलता रहा, पर जैसे ही उनकी सोच में दुराग्रह आया, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद माँ वे मेरे बेटे प्रशांत को देखना चाहती थी। 60 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मन मुटाव नहीं रहा। मन मुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मन मुटाव आना स्वाभाविक था। शादी के बाद जब ससुराल में मेरा पहला कदम पड़ा, तब मेरी जेठानी खुश होकर बोली, चलो एक से भले दो, वरना अकेला लौटता था। वे निसंतान थी, तब भी उनका इलाज चल रहा था, पर सफलता कोसों दूर थी। प्रशांत हुआ तो मुझसे ज्यादा खुशी उन्हें हुई। हालांकि दिल में अपनी औलाद ना होने की कसक थी, जिसे उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। बच्चों की किलकारियों से भला कौन वंचित रहना चाहेगा। प्रसाद ने घर की मनहूसियत को तोड़ा। जेठानी ने मुझसे भी कभी परायापन नहीं रखा। वे भरसक मेरी सहायता करती। मेरे पति की आय कम थी, इसलिए जरूरत पर रुपए पैसे से मदद करने में भी वे कभी पीछे नहीं हटती। प्रशांत के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। प्रशांत को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था। नई तकनीक से गर्भ धारण करने की जेठानी की कोशिश असफल हुई और डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वे बुझी बुझी सी उदास रहने लगी। ना उनमें पहले जैसी खुशी रही, ना उत्साह। उनके मां ने बन पाने की मर्मातक पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसलिए प्रशांत को ज्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सोता। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना प्रशांत के उन्हें नींद नहीं आती। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुख को भूल ही रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या मशवरा किया। एक सुबह वे मुस्कुरा कर बोली, बबीता, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर हुई। मैं चाहती हूं कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं संजीदा हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में सूल की भांति चुभने लगे। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया। दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी ही तो हैं। ये बोले। मैं बिफर पड़ी। कैसे पिता हैं आपका बच्चा को जरा भी मोह नहीं। एक माँ से पूछिए जो 9 महीने किन कष्टों से बच्चे को गर्भ में पालती है। भैया हैं कोई नहीं, मैंने कब इनकार किया। फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो, लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सीमित आमदनी के चलते कहां से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न हैं, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे। मैं कुछ भी करूंगी, पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने नहीं दूंगी। मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा, सोच लो, बाद में पछताना ना पड़े। हिसाब किताब आप कीजिए। प्रशांत मुझसे ज्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी ऐतराज किया? जो आएगा उसे भी वही पाले, पर मेरी आंखों के सामने।
मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने खून की कशिश बनी रहेगी। मेरे कथन से मेरे पति संतुष्ट न थे, फिर भी मैंने मन बना लिया था कि लाख दबाव डालें, मैं अपने बच्चों को उन्हें गोद नहीं लेने दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल का बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन हैं? वे क्या बच्चे लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सब के बीच ही। मुझे जेठानी की सोच में क्षुद्रता नजर आई। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दें। क्या निसंतान ताई ताऊ प्रशांत की जिम्मेदारी नहीं होंगे? 15 दिन बाद उन्होंने मुझे पुनः याद दिलाया तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा जमीन गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पर पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए कोई नहीं। मैं अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। क्षणांश मैं भावुक हो उठी। आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को यही संस्कार दूंगी। मेरे कथन पर उनका मुंह बन गया। वे कुछ बोली नहीं, पर जेठ जी से देर तक खुसुर फुसुर करती रही। कुछ दिन बाद पता चला कि वे मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही हैं। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी की क्या अहमियत। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि अब जेठानी से प्रशांत के प्रति वैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए संभव नहीं। मुझे दुख भी हुआ, रंज भी। एक प्रशांत था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चे के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्चे को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जहां प्रशांत के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्चे की प्रति कृपणता मुझे खल गई। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थों की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। दिल्ली जाने लगी तो जेठ जी का दिल भर आया। प्रशांत को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर गई, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 20 साल गुजर गए। मैं एक बार लखनऊ तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा की, वहीं मायके वालों को सिर्फ आंखों पर बिठाए रखा। इस उपेक्षा से आहत मैं दिल्ली लौटी तो इस निश्चय के साथ कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 20 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ आ जाती तो हमारे बीच की दूरियां ना होती। 20 साल में मैंने असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते, वक्त जरूरत पर सहारे के लिए किसी को खोजना ना पड़ता। उन्होंने खत इस प्रकार लिखा था, कागज पर लिख देने से ना तो गैर अपना हो जाता है, ना मिटा देने से अपना गैर। मैंने खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया, उसी का फल भुगत रही हूँ। जिसे कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखाकर चला गया। जो खून से बंधा था उसे कागज से बांधने की नादानी की। ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है, रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती, इस भय से कि एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा, वह मेरा सिर्फ मेरा रहेगा।
मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया था। क्या वह ऐसा चाहेगी? सिर्फ नाम का गोदनामा था। इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिसमें वह सफल रही। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि प्रशांत को मेरे पास बुढ़ापे की सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 20 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं तुरंत लखनऊ आई। मेरे जेठ को फालिस का अटैक था। हम देखते ही उनकी आंखें भर आई। प्रसाद ने पहले ताऊ जी फिर ताई जी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें डबडबा गई। सीने से लगाकर बोली, भरे गले से, बित्ते भर का था जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था, याद है? मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सर छिपाता था। बड़ी मम्मी प्रशांत का इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण न रख सकी। फफक फफक कर रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चिंता करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों बबीता, हम क्या इतने गैर हो गए थे कि कम से कम अपने बेटे को तो बात रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी, मुझसे भूल हो गई। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गई। 2 दिन हम वहां रहे। लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही हैं। संकोच, लज्जा, जो भी वजह हो, पर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, बबीता मुझे माफ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया और आखिर में हम सब फिर साथ साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।